नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम अपराधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ेंगे। अपराध की भांति ही अपराध शास्त्रियों ने अपराधियों का भी विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। यहाँ कुछ विद्वानों के वर्गीकरण के बारे में हम विचार करेंगे। इसमें पहले हैं सदरलैंड। सदरलैंड ने अपराधियों को दो भागों में बांटा, निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। निम्न वर्गीय अपराधी वे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दरिद्र या गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और धन के अभाव में या न्याय प्राप्त करने के लिए असमर्थ होते हैं, अतः वे शीघ्र ही पुलिस की निगाह में आ जाते हैं। दूसरे हैं श्वेत वस्त्रधारी अपराधी, जिन्हें वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। अमेरिकन अपराध शास्त्री सदरलैंड ने अपने अध्ययन में अपराधियों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा, एक निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरे श्वेत वस्त्र अपराधी, जो प्रतिष्ठित और उच्च वर्ग के होते हैं, आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं और साधन संपन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते और वे दंड से भी बच जाते हैं। श्वेत वस्त्र अपराध की परिभाषा करते हुए सदरलैंड लिखते हैं कि श्वेत वस्त्र अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है। सदरलैंड की इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती है। पहला, श्वेत वस्त्र अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और दूसरा, वे व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर भ्रूण हत्या करने के लिए सहायता करें या प्राध्यापक पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न बताने का कार्य करे, तो यह श्वेत वस्त्र अपराध कहलाएगा। क्लीनार्ट श्वेत वस्त्र अपराध की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों या राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है। सदरलैंड ने श्वेत वस्त्र अपराध की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, श्वेत वस्त्र अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा, इस प्रकार के अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। तीसरा, इस प्रकार के अपराधी चूंकि सामर्थ्यवान होते हैं, अतः कानून तोड़ने पर भी उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती और वे समाज में ऊंचा सिर कर ही चलते हैं। चौथा, इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों या कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानूनों को पारित होने का विरोध करते हैं जो उनके हितों के प्रतिकूल हो। पांचवा, श्वेत वस्त्र अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा या समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं, जिससे कि ये संस्थाएं उनका गुणगान करें और उनके विरुद्ध प्रचार न करें। छठा है, श्वेत वस्त्र अपराधी अपने धन और पद के कारण न्यायाधीशों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उन्हें भेंट देते रहते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें। सातवां है, श्वेत वस्त्र अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा उन्हें उनके कार्यों द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बंट जाती है। आठवां है, श्वेत वस्त्र अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। नौवां है, श्वेत वस्त्र अपराध विश्वासघात पर आधारित है। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत वस्त्र अपराध विश्वास के उल्लंघन पर ही आधारित होता है। उदाहरण के लिए, साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, तो यह उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। 10वां है, श्वेत वस्त्र अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों के संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं। अगला, इस प्रकार
कि अपराध मुख्यतः चिकित्सकों, कानून वेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों और उद्योगपति आदि के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है लोम्ब्रोसो का वर्गीकरण। लोम्ब्रोसो भी एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने अपराधियों को 4 भागों में बांटा है। पहला, जन्मजात अपराधी। ऐसे अपराधियों में जन्म से ही कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने 15 विभिन्न शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया है और कहा है कि यदि इनमें से कोई 5 लक्षण भी यदि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वह अवश्य ही अपराध करेगा। उनकी मान्यता थी कि अपराधी विशेषताएं व्यक्ति को वंशानुक्रमण से प्राप्त होती हैं। दूसरा है पागल अपराधी। इस श्रेणी में वे अपराधी आते हैं जो मानसिक रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और उनका मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है। वे मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करते हैं। तीसरा है आवेग युक्त अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शीघ्र ही आवेग के वशीभूत हो जाते हैं, जिनमें मामूली बात पर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है तथा जो शीघ्र ही घातक हमला कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति यौन तृप्ति की लालसा के कारण भी अपराध करते हैं। अगला है आकस्मिक अपराधी। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक और मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते, वरन परिस्थितिवश ऐसा अपराध करते हैं। ऐसे अपराधियों को भी लोम्ब्रोसो ने 3 उपभागों में बांटा है। पहला, अर्ध या नकली अपराधी। ऐसे अपराधी खतरनाक नहीं होते किंतु आत्मरक्षा या आत्मसम्मान के लिए परिस्थितिवश अपराध कर बैठते हैं। दूसरा, आदतन अपराधी। वे व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं होते किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध करते हैं। और तीसरा है इसमें अपराधी सम। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। परीक्षण करने पर ऐसे व्यक्ति आत्मघात भी आत्मशत पाए जाते हैं।